हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जितने भी जेटेट के एस्पिरेंट हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था के टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री को इसमें यहाँ कवर करेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। वीडियो यदि अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा? आंसर कीजिएगा। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। ठीक है, यह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता करती है और सलाह देती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय में किया गया था? देखिए, 44वां संविधान संशोधन यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कब हुआ था? 1978 में हुआ था। क्लियर? किसके शासनकाल में? तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में। मोरारजी देसाई के शासनकाल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे दोस्तों? भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1977 से 1979 के बीच ये प्रधानमंत्री रहे थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? ये प्रधानमंत्री का चुनाव जो है संसद सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। लेकिन इसकी नियुक्ति होती है दोस्तों। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 75 के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? लोकसभा में बहुमत दल के नेता को। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही वह प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है? आंसर कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत की गई। अनुच्छेद 74 के अनुसार एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 74 के अनुसार एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, जो राष्ट्रपति को सलाह और सहायता करेगा। क्या करेगा? सलाह देगा और सहायता करेगा। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और सेशन को लाइक करते चलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय किसे कहा जाता है? भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री कहा जाता है, प्रधानमंत्री को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री प्रमुख है राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री का पद भारत के शासन प्रमुख यानी शासनाध्यक्ष का पद है। संविधान के अनुसार भारत सरकार के मुखिया भारत के राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार, मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? तो एकमात्र प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के दायित्व का उल्लेख किया गया है? यहां दायित्व की बात हो रही है दोस्तों, 76, 77, 78 या 79। याद कर लीजिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री का दायित्व जो है अनुच्छेद 78 में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, भारत संघ के प्रशासनिक मामलों से जुड़े मंत्रिपरिषद के सभी फैसलों की जानकारी कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है। ठीक है, प्रधानमंत्री देता है। किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री के और क्या क्या कार्य है दोस्तों? किसी भी कानून के लिए प्रस्ताव राष्ट्रपति को देना, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच प्रधानमंत्री के सक्रिय संबंधों को बढ़ावा देना, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह और सहायता करना, केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित जितने भी कानून हैं उन फैसलों को लागू करना प्रधानमंत्री का ही काम है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? देखिए, केंद्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का प्रधान होता है, नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? वास्तविक शक्ति किसके पास होती है दोस्तों? प्रधानमंत्री के पास होती है। ठीक है, किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास होती है। क्लियर? चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखिए, अगला सवाल क्या कहता है? यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगी। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव की यहां पर बात कर लिया जाए तो एक संसदीय प्रस्ताव है दोस्तों, जो किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, किसके विरुद्ध लाया जाता है? तो सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध लाया जाता है। सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, संसद का सदस्य नहीं होते हैं। यहां पर गलत कथन है दोस्तों। लोकसभा का सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही कथन है। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री जो है लोकसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जो है राज्यसभा के सदस्य भी बन सकते हैं। राज्यसभा के
सदस्य भी बन सकते हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी तो ये राज्यसभा के ही सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री पहली बार बनी तो सदस्य थी लोकसभा की, राज्यसभा की, दोनों सदनों की सदस्य थी, इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी मैं क्या बता चुका हूं दोस्तों कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी तो ये राज्य सरकार की, तो ये राज्यसभा की, है ना, सदस्य थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की बात कर लिया जाए, जवाहरलाल नेहरू की बात कर लिया जाए तो ये प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इन्हीं की कार्यकाल के दौरान इंदिरा गांधी जो है इनकी निजी सहायक थी। ठीक है, इंदिरा गांधी जो उनकी पुत्री थी उनकी निजी सहायक थी। ठीक है, निजी सहायक के तौर पर काम कर रही थी। पिता की मृत्यु कब हुई थी? 1964 में। ठीक है, और 1964 में ही ये इंदिरा गांधी जो है राज्यसभा की सदस्य बनी। क्लियर? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री कौन बनाए गए दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन आप सभी जानते होंगे इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को कहां पर हो गई थी? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में हो गई थी। उज्बेकिस्तान में हो गई थी। इसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, और जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो राज्यसभा की सदस्य थी। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में कौन सी मंत्री थी, तो याद रखिएगा सूचना और प्रसारण मंत्री थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी। ठीक है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह केंद्रीय मंत्री रह सकता है 1 वर्ष तक, 6 माह तक, 3 माह तक या 1 माह तक। तो मात्र 6 माह तक ही जो है मंत्री रह सकता है। एक व्यक्ति जो संसद की किसी सदन का सदस्य नहीं है तो मात्र 6 महीने की अवधि के लिए प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है। उसे प्रधानमंत्री या मंत्री पद बनाए रखने के लिए 6 माह के अंदर राज्यसभा या फिर लोकसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के अनुसार उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जो है, ठीक है, संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत जो है उत्तरदायी होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री समेत पूरी मंत्रिपरिषद अपने कार्यों और नीतियों के लिए लोकसभा के प्रति जवाबदेही होगी। क्लियर? चलिए अगला सवाल, कौन सा प्रस्ताव भारत की संसद रख सकती है? अविश्वास प्रस्ताव, ये तो विपक्ष रखती है। ठीक है, विश्वास प्रस्ताव भारत की संसद रख सकती है। ठीक है, संसद में रख सकती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए विश्वास प्रस्ताव सरकार की ओर से लाया जाता है। ठीक है, किसकी ओर से लाया जाता है? सरकार की ओर से विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, इसके माध्यम से क्या होता है? सरकार अपना बहुमत सिद्ध करती है।
ठीक है, अपना क्या सिद्ध कर दिए है, बहुमत सिद्ध कर दिए है। विश्वास प्रस्ताव सदन में पेश होने के बाद इस पर चर्चा होती है, इस पर क्या होगी, चर्चा होगी। ठीक है, अंत में क्या होता है, अंत में मतदान होता है। क्लियर। अगर वर्तमान सरकार के पास आधे से ज्यादा सदस्य सरकार के पक्ष में होते हैं तो सरकार को कोई खतरा नहीं होता है। ठीक है, विश्वास मत के दौरान यदि आपसे पूछ लिया जाए किनकी सरकार गिर गई थी, तो याद रखिएगा 1990 में वीपी सिंह की सरकार गिरी थी, वीपी सिंह की सरकार गिरी थी। ठीक है, वहीं पर 1997 में एच.डी. देवगौड़ा, आप सभी जानते होंगे दोस्तों, एच.डी. देवगौड़ा की सरकार गिर गई थी। और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। आंसर कीजिएगा। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। दोस्तों यहां पर अविश्वास प्रस्ताव की बात कर लिया जाए, ये सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, किसके खिलाफ लाया जाता है, तो सरकार के खिलाफ लाया जाता है, सरकार के खिलाफ लाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। क्लियर। किस नियम के तहत लाया जाता है, तो नियम, लोकसभा के नियम 198 के तहत लाया जाता है, लोकसभा के नियम 198 के तहत लाया जाता है। ठीक है, प्रस्ताव पेश करने वाली संसद के पास कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, तो 50 सदस्यों का समर्थन यहां पर होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव पर 10 दिन के भीतर, 10 दिनों के भीतर क्या होती है, 10 दिनों के भीतर चर्चा होती है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा पूरी होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष इस पर मत विभाजन, ध्वनि मत या पत्र मत के जरिए मतदान कराता है। क्लियर। संसदीय प्रावधान में कहा गया है कि एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाने के 6 महीने बाद इसे दोबारा लाया जा सकता है। भारत में पहली बार यदि आपसे पूछ लिया जाए अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, 1963 में लाया गया था। क्लियर। चलिए देखिए अगला सवाल। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह। तो बता चुका हूं दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो है देश के बाहर हुई थी। कहां पर हुई थी दोस्तों, तो ताशकंद में हुई थी। कहां पर हुई थी, ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी, ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 11 जनवरी 1966 को हुई थी। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1904 को मनाया जाता है। इसीलिए 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के साथ साथ ही लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन मनाया जाता है। इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मिला था। कब मिला था, 1966 में मिला था। ठीक है, वे नेहरू के बाद ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री थे दोस्तों जिनकी मृत्यु जो है सेवा काल के दौरान हुई थी। इन्हें शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है, इन्हें शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। इनका समाधि स्थल कहाँ है दोस्तों, विजय घाट।
इनका सामान्य स्थल कहाँ है? विजय घाट है। क्लियर? चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 28 जुलाई, ठीक है 28 जुलाई 1979 से, ठीक है 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। ठीक है, उनके कार्यकाल में सिर्फ 24 दिनों के बाद ही, ठीक है उन्होंने अपने कार्यकाल के 24 दिनों बाद ही इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार ने, ठीक है अपना समर्थन वापस ले लिया था। दोस्तों पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।